हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जूही मिश्रा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस की, जिसको सटन और बावेरी ने प्रपोज किया था। और मेंडल का जो काम था इनहेरिटेंस के ऊपर, ये 1865 में पब्लिश हो चुका था, लेकिन 1900 तक किसी को इसके बारे में मालूम नहीं था। क्योंकि कारण ये था कि मेंडल की थियरी जो थी वो सीनियर साइंटिस्टों के थ्रू रिजेक्ट कर दी गई थी। और कुछ कारण थे। पहला ये कि मेंडल ने जो भी कंसेप्ट दिए थे या जो भी एक्सपेरिमेंट किया था इनहेरिटेंस का, वो अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। तो एक ये बात हो रही थी कि इनहेरिटेंस या हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल नया था उन दिनों, तो इस वजह से किसी ने ज़्यादा सीरियसली इसको लिया नहीं। और दूसरी बात जो मेंडल की थी, वो उन्होंने अपने जीन के जो कॉन्सेप्ट थे, जिसको उन्होंने बोला था कि जीन स्टेबल होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स के फॉर्म में होते हैं जो कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हैं, वो आपस में ब्लेंड नहीं करते और वो कभी भी मतलब मिल करके या इनहेरिट हो करके अपनी चीज़ों में कोई ट्रांजिशन लेके नहीं आते। ऐसे में मेंडल का मैथ्स यूज़ करना, मेंडल का बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना, ये वो अप्रोच थे जिन्होंने मेंडल की थियरी को रिजेक्ट करवा दिया। बायो में मैथ्स का यूज़, बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़, जीन्स के बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना, या किस तरीके से इनहेरिटेंस या ट्रांसमिशन होता है वो ठीक से न बता पाने की वजह से ये बातें कैंसिल हो गई। फाइनली मेंडल की कहानी ख़त्म हो गई 1865 में, और मेंडल 1884 में एक्सपायर कर गए। लेकिन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए। नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, वो कौन से 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल की थियरी को रीडिस्कवर किया था। नाम याद रखिएगा, डिवेरिस, ह्यूगो डिवेरिस फ्रॉम हॉलैंड, कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी, वॉन टेशरमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया। डिवेरिस हॉलैंड से, कोरेंस जर्मनी से, वॉन टेशरमार्क ऑस्ट्रिया से। इन तीनों लोगों ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट्स को रीडिस्कवर किया और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया। ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स पे काम किया, जिसमें कोरेंस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। और 1902 में ये देखा गया मियोसिस के दौरान कि क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है वो एनाफेज पर होती है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि जब सेल डिवाइड होती है और वो अपनी एनाफेज में होती है, तो उसमें सेंट्रोमियर डिवाइड करता है। क्रोमैटिड्स का 2 अपोजिट पोल पर मूवमेंट होता है स्पिंडल फाइबर की हेल्प से। आपको मालूम है G1 फेज में आरएनए प्रोटीन बनती है, फिर बीच में एक एस फेज आता है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है। यहाँ पर आप कलर्ड क्रोमोसोम्स की वजह से आप ये फिगर समझ सकते हैं कि येलो और रेड एक लार्ज और स्मॉल क्रोमोसोम है, ऑरेंज और ग्रीन एक लार्ज और स्मॉल क्रोमोसोम है। एस फेज पार करने के बाद आपको दिख रहा है 2 येलो 2 ऑरेंज 2 रेड 2 ग्रीन। इसका मतलब क्रोमोसोम में डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है, बिकॉज ये एस फेज के आगे है। एस फेज के बाद जब G2 है तो वहाँ भी आपको डीएनए डबल दिखेगा, क्योंकि वो एस के बाद आया है। फिर ये क्रोमोसोम पेयर में है, ये बाईवैलेंट है। और मियोसिस 1 एनाफेज 1। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा कि जो एनाफेज 1 होती है वहाँ पे नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर का डिवीजन यहाँ नहीं होता। लेकिन जो एनाफेज सेकेंड होती है, मियोसिस सेकेंड में, इसमें प्रॉपर सेंट्रोमियर डिवाइड करते हैं। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, जहाँ क्रोमोसोम के दोनों आर्म जो क्रोमोसोमल क्रोमेटिड्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, उस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं। बहुत ध्यान से देखना, सेंट्रोमियर 1, सेंट्रोमियर 2 एंड 3 एंड 4। तो यहाँ पर जो एरो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जा रही है वो ये बता रही है क्रोमोसोम विल मूव लाइक दैट, यानी कि येलो और रेड वाले ऊपर हो जाएंगे, ग्रीन और ऑरेंज वाले नीचे हो जाएंगे। फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पे काम करेगा और 2 पोल्स की तरफ, ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट होगी। उसके बाद आप ये भी देख पा रहे हैं कि 4 सेंट्रोमियर थे, 4 ही रहे, यानी सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज 1 में नहीं हुआ। लेकिन एनाफेज सेकेंड में यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कि ये 4 की जगह 8 हो चुके हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर का डिवीजन यहाँ पे हो चुका है। और कुछ इस तरीके से मूवमेंट हुई है कि इस बार डिप्लॉयड बिकम हैप्लॉयड, और येलो और रेड ये भी ऊपर हो रहे हैं, आपस में नीचे हो रहे हैं। ऑरेंज और ग्रीन ये भी आपस में ऊपर और नीचे हो रहे हैं। और मियोसिस में आपको अच्छे से मालूम है कि अगर आप एक पेरेंट सेल लेते हैं जो हमेशा डिप्लॉयड होती है,
वो 4 हैप्लॉइड्स बनाती है लाइक दिस। ये जर्म सेल्स हैं, इसका मतलब ये सेक्स सेल्स हैं, या इनको गैमीट्स बोलते हैं। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो ये बिहेवियर पहले इसको सटन और बावेरी ने एक्सप्लेन किया था। नाम याद रखिएगा वॉल्टर सटन का, थियोडोर बावेरी का। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी वो इन्होंने ही समझाई, और ये बात इन्होंने प्रूव की कि जो जीन्स का लोकेशन होता है वो क्रोमोसोम होता है। जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि बिहेवियर ऑफ जीन्स इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, यानी जीन का बिहेवियर क्रोमोसोम के बिहेवियर के पैरेलल है। अगर हम क्रोमोसोम हैं तो हमारी बॉडी पर हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो जीन आप समझ सकते हैं। भाई बॉडी जिधर जाएगी ऑर्गन्स उधर जाएंगे। क्रोमोसोम जैसे मूव करेगा जीन्स का मूवमेंट बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से होता है। ये वाला टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको, समझना है आपको ये कि 5.3 इज एक्सप्लेनिंग, आपको कैरेक्टर्स दे रहे हैं, बस आपको ये बताना है कि विच वन इज अ क्रोमोसोम एंड विच वन इज अ जीन। कह रहा है कि ये पेयर में होता है, और दूसरी बात में भी कह रहा है ये भी पेयर में होता है। भाई जीन भी पेयर में होता है, क्रोमोसोम भी पेयर में होता है। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट। यानी इस तरीके से ये अलग होते हैं कि दो में से केवल एक ही गैमीट में जाता है, ठीक है। और दूसरे पॉइंट बी में लिखा है कि सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेशन होगा, और दो पेयर में से गैमीट में सिर्फ एक जाएगा। थोड़ी स्टेटमेंट में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक पेयर का सेग्रीगेशन अगले पेयर के सेग्रीगेशन पर बिल्कुल भी निर्भर या डिपेंड नहीं करता। जबकि बी में लास्ट वाला ऑप्शन लिखा है स्टेटमेंट कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। यहाँ भी वही कह रहा है, लेकिन अलग तरीके से कह रहा है कि एक पेयर जब सेग्रीगेट करेगा तो दूसरा पेयर भी अपना सेग्रीगेट करेगा, और दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो आप एक पॉइंट यहाँ नोट करना कि बी रिफर कर रहा है जीन को, ए रिफर कर रहा है जीन को, और बी रिफर कर रहा है क्रोमोसोम को। यानी ए जो बातें लिखी हैं वो जीन के बारे में, और बी जो लिखा है वो क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। इसको देखना है लास्ट में आपको। दिस इज फिगर नंबर 5.9, और यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी या दो प्रोबेबिलिटी है कि क्रोमोसोम्स का इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कैसे होता है। आप दो केस की तरह इसको कंसीडर करें, दिस वन इज केस 1 एंड दिस वन इज केस 2। केवल कलर के बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि एक बार येलो और ऑरेंज, मतलब ऑरेंज और ग्रीन, एक बार येलो और रेड का कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक। आप फिर वही केस आ रहा है, एनाफेज 1 आएगी। एनाफेज 1 में आपको मालूम है कि सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता, केवल क्रोमोसोम्स अलग होंगे, और एक सेल में ऑरेंज और ग्रीन और एक सेल में रेड और येलो चले जाएंगे। फिर एनाफेज 2 आएगी, यहाँ सेंट्रोमियर भी डिवाइड करती है। फिर आप देख पा रहे हैं कि जो जर्म सेल्स बन रहा है उन जर्म सेल्स में येलो ग्रीन ऑरेंज और ग्रीन और येलो और रेड, यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनी हैं। चारों हैप्लॉइड सेल्स में जो कॉम्बिनेशन आप लेके चले थे वो कॉम्बिनेशन है। यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि येलो और रेड वाले का सेग्रीगेशन ऑरेंज और ग्रीन वाले के सेग्रीगेशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। एक केस ये भी है कि आप अगला जो पॉसिबिलिटी है वो ये भी ले सकते हैं कि रेड जो है वो ऑरेंज के साथ है और ग्रीन जो है वो येलो के साथ है। बाकी केस सेम है। एनाफेज 1 में वापस सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करेगा, केवल क्रोमोसोम्स अलग होंगे स्पिंडल की सहायता से। फिर ये दो अलग अलग सेल्स में चले गए। अब यहाँ सेंट्रोमियर भी डिवाइड करेगी, और जो हैप्लॉइड जर्म सेल्स या गैमेट्स बने उनके पास जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो अनपेयर्ड कंटेंट के फॉर्म में होगा। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है ये चार्ट, ये फ्लो चार्ट, ये रिप्रेजेंटेशन, कि जब क्रोमोसोम्स में सेग्रीगेशन होता है तो जीन्स में सेग्रीगेशन होता है। जो मूवमेंट क्रोमोसोम करती है वही मूवमेंट जीन करती है, लेकिन एक पेयर अगर जीन है या एक पेयर क्रोमोसोम है तो वो अगले पेयर जीन या क्रोमोसोम के साथ अपनी डिपेंडेंसी शो नहीं करती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमोसोमल थियरी, जिसको सटन बावेरी ने प्रपोज किया था। बाद में फिर TH मॉर्गन आए थे, जिनको थॉमस हंट मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है इनको, और इन्होंने जो काम किया था वो ड्रोसोफिला के ऊपर किया था। इट्स अ फ्रूट फ्लाई जिसका क्रोमोसोम नंबर 2n = 8 है। अब इन प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे, लिंकेज रिकम्बिनेशन को। और एक काम और करना है आपको, फिगर नंबर 5.10
मेल ड्रोसोफिला छोटी है बड़े देखने में, जबकि फीमेल ड्रोसोफिला बड़ी है, और इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियर होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जो यहाँ भी कॉन्ट्रारी हैं। तो हंट जो मॉर्गन जो थे, इनका जो बेस्ट मटेरियल था जेनेटिक्स का वो ड्रोसोफिला थी। ठीक है, कारण भी है, लैब में इनको पालना आसान है, लाइफ साइकिल 2 वीक्स में पूरी हो जाती है, सिंगल मेटिंग में काफ़ी प्रोजेनीज ये डेवलप करते हैं, और जेंडर्स का डिफ्रेंशिएशन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, सो मिलेंगे आगे लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के साथ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी फॉर ऑल मोर अपडेट्स। टेक केयर ना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।